फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम 60-62 यानी कि 67th बीपीएससी से लेकर के 69th बीपीएससी मेंस में पूछे गए सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। हिस्ट्री, जी हाँ, वही जो जीएस पेपर 1 के सेक्शन में पूछी जाती है। हम पिछले 8 इयर्स के पीवाईक्यूज में से इसको फाइंड आउट करेंगे कि कितनी बार कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है, और सारे रिपीटेड थीम्स और टॉपिक्स को आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट फ्रॉम 62nd वाला एग्जाम टू 69th। सो टोटल हियर वी हैव अबाउट 8 क्वेश्चन पेपर्स, राइट। और उन सब की एनालिसिस करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स फिगर आउट किए हैं कि कितनी बार कौन सी टॉपिक रिपीट हो रही है, और इस हिसाब से आप डिटरमाइन करेंगे कि आपको ये टॉपिक तैयार ही करके जाना है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, और किन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के तहत या फिर अपनी टाइम क्रंच के या टाइम मैनेजमेंट के तहत। वो आपका निर्णय होगा। इस वीडियो के जरिए आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा उन टॉपिक्स का, उन एरियाज का जो कि बीपीएससी बार बार पूछती है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, जीएस पेपर 1 सेक्शन 1। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे क्लब किया है। कुछ 7 के आसपास यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे। चंपारण सत्याग्रह, इसके कॉज इम्पैक्ट्स, मेथड, क्या तरीका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। पहला सिविल डिसोबीडियंस था क्या, पहला सत्याग्रह था क्या, तो मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है आपको। और फिर जो भी घटनाक्रम थे कि गांधी जी कब आए और उनको कहाँ से बुलाया गया से लेकर के सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए तो क्या उन्होंने तरीके अपनाए और फिर उसका रिजल्ट क्या रहा, इस तरह से कभी किस एंगल पे, कभी किसी एंगल पे, तो कभी इसको यूज़ करके, कभी इसको यूज़ करके, इस तरह से 6 सवाल पूछे गए हैं। कभी कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी वो कॉज एंड इम्पैक्ट टुगेदर पूछ लेंगे और कभी वो लोग कॉज और मेथड पूछ लेते हैं। इन दोनों को डाल करके चंपारण सत्याग्रह के ऊपर सवाल बना दिया जाएगा, ठीक है। और गांधी जी का रोल क्या था, इस तरह से सवाल बन सकता है। तो टोटल 8 सालों में, माफ करिएगा, 8 सालों में 6 बार। आप देख सकते हैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। आपको ये अच्छे से तैयार करना है। आपके पास इसके नोट्स बने हुए होने चाहिए। आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एक एक लाइन, एक एक इंट्रो और कंक्लूजन। अगर कोई कोट यूज़ कर रहे हैं, कोई और भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, डायग्राम, फ्लो चार्ट, आपको एकदम अच्छे से तैयार करके रखना है चंपारण सत्याग्रह को। इसके अलावा नेक्स्ट है, देखिए, गांधी जी। हमको पर्सनालिटीज़ पढ़ने हैं, लेकिन पर्सनालिटीज़ में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए पर्सनालिटी है गांधी जी। इनके व्यूज़ ऑन कास्ट एंड रिलीजन पे एक बार ऐसे करके क्वेश्चन आ गया था। फिर सोशियोलॉजिकल कल्चरल सोशो कल्चरल थॉट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। इमर्जेंस एज नेशनल लीडर पे क्वेश्चन आ गया था। तो इसी एरिया से गांधी जी का क्या रोल रहा है नेशनल मूवमेंट पे, देश की आज़ादी में, नेशनल लीडर के तौर पे उनके थॉट्स क्या थे, जाति पे, रिलीजन पे, इन सब को मिलाकर के टोटल 4 दफ़े सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हो गया ये, फिर से, है ना। अब अगला टॉपिक देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर ब्रिटिश रूल। तो 1857 से लेकर के 1947 के बीच में, ये लगभग 90 साल के आसपास, कैसे बिहार के अंदर ब्रिटिश राज में टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन, इट इज़ वन और द सेम थिंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत के अंदर या बिहार के अंदर मॉडर्न एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट होता है। आपको मैकॉलेज से लेकर के चार्टर एक्ट 1813 से लेकर के वुड्स डिस्पैच, एक एक्ट को मेंशन करना है। उसके बाद पूर्णिया में सबसे पहले स्कूल खुला है कि पटना में स्कूल खुला है, पटना कॉलेज कब खुला है, स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्सिटी पटना में कब इस्टेब्लिश हुई, ये पूरा आपको कोर्स पता होना चाहिए, ठीक है। समय के हिसाब से टाइमलाइन पता होना चाहिए, और कौन से एक्ट या कौन से रूल के तहत ऐसा हुआ, तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक अच्छा सा 4-5 पन्नों का आंसर आप इस टॉपिक पे लिखने के लायक होने चाहिए। 38 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 to 5 पेजेस तो क्वालिटी कंटेंट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी 4 बार रिपीट हुआ है। सो यू नाउ अंडरस्टैंड दी वेटेज। 4 बार रिपीट हुए 2 टॉपिक हैं, और 6 बार रिपीट हुआ 1 टॉपिक है। अगले देखते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ। पटना कलम पेंटिंग, ये 3 बार पूछी गई है। सिंपल फीचर्स पूछ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं वो लोग। क्या दर्शाती है पटना कलम पेंटिंग, और आपको लिखना है कि कैसे वो फ्लरिश की या नहीं फ्लरिश की, किन हालातों में डेवलप की, उस पेंटिंग में मैसेज क्या होता है, इस तरह से पूरा। इसके ऊपर मैं सजेस्ट करूँगी आप ना संसद टीवी का
एक डॉक्यूमेंट्री सी है छोटी सी, आप वो देख लीजिएगा। छोटा सा उन्होंने पटना कलम पेंटिंग के ऊपर 20-25 मिनट का बनाया हुआ है प्रोग्राम, आप वो देख लीजिएगा। और उसके मदद से और थोड़ा सा किसी भी बीपीएससी की बुक, चाहे वो आपका क्राउन पब्लिकेशन का हो, अरिहंत की बुक हो, अगर आप भी केबीसी नैनो पढ़ते हैं तो, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, अपने सोर्स में थोड़ा सा जाकर के ढूंढिएगा। आर्ट एंड कल्चर में पटना कलम पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होगा, उसका इस्तेमाल करिएगा। इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बताऊंगी, मैंने जो सजेस्ट किया है वो उस संसद टीवी का, जो कि पहले आरएस टीवी होता था, राज्यसभा टीवी, तो संसद टीवी का आप जाकर के एक डॉक्यूमेंट्री है, आप पटना कलम संसद टीवी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। छोटा सा प्रोग्राम है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ देख लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप भूलेंगे। और पटना कलम एक ऐसा टॉपिक है कि हर बार ही किसी न किसी फॉर्म में आ जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। फिर ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संथाल अपराइजिंग से अभी तक बना है, यानी कि 3 बार क्वेश्चन जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। अब देखते हैं 1 सेकेंड, 3 बार क्वेश्चन बन चुका है इस टॉपिक के ऊपर। और मोस्टली पूछते क्या है वो लोग कि क्या कारण था, फिर कैसे अपराइजिंग हुआ, मेथड उसका क्या था, फिर उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, संथाल अपराइजिंग के बाद क्या उसका परिणाम निकल के आया। आपको ये साधारण सी चीज़ें बतानी है, कुछ ज़्यादा नहीं। और इससे अभी तक 8 सालों में 3 बार क्वेश्चंस, सो अच्छी खासी वेटेज है इसकी। फिर आप देखिए यहाँ पे मौर्यन आर्ट, 1 सेकेंड, मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर, तो ऐसे करके डायरेक्टली आपको एक 38 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, 38 मार्कर। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, आपको स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि इसके बता दो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप सीधे लिस्ट कर दोगे अच्छे से, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि उसका रिलेशनशिप कैसे है बुद्धिज्म के साथ, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मॉडर्न आर्ट जो डेवलप हुआ है उसमें जो भी फीचर्स हैं वो कहाँ से बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं। इस तरह से 3 सवाल बने हैं अभी तक 8 वर्षों में। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, 3 बार आ चुका है। कभी इसमें कॉज, कभी इफेक्ट्स, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है कि बिहार में इसके कॉज एंड इफेक्ट्स क्या थे, फिर बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या था 1857 की क्रांति में। आपको कुंवर सिंह का रोल लिखना है। पीरली आप और जितना जानते हैं उतना इसमें ऐड करते जा सकते हैं, पूरा शुरुआत से लेकर के कि कैसे बंगाल से ये उठ करके बिहार और फिर अंत में दिल्ली तक गया, लेकिन उसमें बिहार का योगदान पे फोकस करते हुए आपको एक अच्छा सा आंसर तैयार करके रखना। ठीक है, तो एक ये हो गया। इस तरह से हमारे पास टोटल यहाँ पे 7 टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज चंपारण सत्याग्रह को 6 सवाल, उसके बाद आप गांधी जी वाला क्वेश्चन के ऊपर 4 सवाल, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर यू हैव 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट हाईलाइट द थिंग्स दैट आर मेंट टू बी हाईलाइटेड। तो चंपारण सत्याग्रह, देन गांधी जी, मॉडर्न एजुकेशन, पटना कलम पेंटिंग, संथाल अपराइजिंग, मॉडर्न आर्ट और रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस तरह के 7 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जिनकी रिपीटेशन की संख्या आप यहाँ पे ध्यान से देख ही सकते हैं कि 3 बार, 6 बार, 4 बार, इतनी रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं। इनसे कम जो रिपीट हुई हैं उनको हमने मॉडरेटली रिपीटेड टॉपिक्स की कैटेगरी में डाला है। और ये सवाल वो हैं जो कि 2 बार आए हैं पिछले 8 सालों के अंदर। सो यस, 2/8। तो देयर वॉज अ चांस दैट दीज क्वेश्चन अराइव्ड। इट डजंट मीन कि आप इनको पूरा छोड़ देंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष मान लीजिए 38 मार्कर रहा हो, इट हैज़ अ चांस कि अब वो शॉर्ट नोट में आ जाएगा 7 मार्कर या 8 मार्कर के फॉर्म में, समझ रहे हैं। तो उसको आपको लिखना आना चाहिए या तो 7 मार्क में या 8 मार्क में, इफ़ यू हैव अ लिटिल आइडिया। अगर आपके पास एक फुल फ्लेजेड आंसर 4 पेजेस 5 पेजेस का तैयार होगा 38 नंबर के लिए, तो 7 नंबर का आंसर बनाना उसके लिए कुछ मुश्किल की बात नहीं होगी। अब आपको पता है कि जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से हर सेक्शन में शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको 5 के आसपास आपको शॉर्ट नोट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो जो भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे उनमें आपको ध्यान देना है कि रिपीटेड टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर 5 शॉर्ट नोट्स हैं तो उसमें से 2 से 3 जो है वो रिपीटेड होते हैं, और बाकी 2 जो होंगे वो आपके नए टॉपिक्स होंगे। नए किस तरह से, वो हम यहाँ नीचे देखेंगे लीस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के अंदर। जो सबसे कम रिपीट टॉपिक्स हो रहे हैं ना, उनमें वही सारे टॉपिक्स ज़्यादा हैं जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके ऊपर क्वेश्चन बना था कैसे, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ और ब्रिटिश का रिस्पॉन्स कैसे था। तो इसके ऊपर जो 2 थ्योरीज आई थी,
ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस हमारी बन के तैयार हुई थी 1885 में, तो उसके बाद सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी गई थी कि ये सेफ्टी वाल्व है ना। और फिर एक और थ्योरी आई थी जिसको हम लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहते हैं। तो किसने कौन सी थ्योरी दी है और उस थ्योरी के अंदर का कंटेंट क्या है, क्या मतलब है उसका, जो भी वो कहना चाह रही है थ्योरी, समझ रहे हैं आप। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको एक अच्छा सा अपना आंसर तैयार रखना है। कि उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव जो पूछा जा रहा है वो है रोल ऑफ मॉडरेट्स, कि मॉडरेट्स का क्या रोल था। ठीक है, तो इस तरह से 2 सवाल अभी तक बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉपिक पे। फॉर्मेशन, रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश, रोल ऑफ मॉडरेट्स। दूसरा टॉपिक जो मॉडरेटली रिपीटेड है वो क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। 2 बार क्वेश्चन, कोर्स ऑफ इवेंट्स पूछ लेते हैं स्ट्रेट अवे। रोल ऑफ बिहार क्या था, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का क्या रोल था, या बिहार के लीडर्स का क्या रोल था। आपका इसमें जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, आज़ाद दस्ता आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली आज़ाद दस्ता पे भी क्वेश्चंस बने हैं, सेपरेटली पर्सनालिटीज़ वाले सेक्शन में जयप्रकाश नारायण जी पे क्वेश्चन बने हैं। तो आपको रिलेट कर करके इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और एक अच्छा सा 38 मार्कर बढ़िया सा आंसर तैयार करिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में मे बी आपको ये शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए आज़ाद दस्ता पे, मे बी आपको जेपी पे शॉर्ट नोट्स आ जाए, मे बी आपको पूरा पूरा क्विट इंडियन मूवमेंट पे शॉर्ट नोट्स आ जाए, या कोई और भी लीडर जो इन्वॉल्व थे कहीं भी किसी भी तरह बिहार से क्विट इंडिया मूवमेंट में, उन पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तैयार करना है। जो नेशनल मूवमेंट्स है मेजरली ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है, उसके बाद से आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया 1920 वाला, फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया 1930 वाला, और फिर ये क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। ये मूवमेंट आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे से बना करके इसके ऊपर आंसर रखना ही चाहिए। तो बीपीएससी भी कहीं दूर नहीं है, उनका भी सेम पैटर्न है। जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाले मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, जिनका ब्रेक थ्रू रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके ऊपर अच्छे से आंसर आपको बना के रखना है। तो उसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके ऊपर 2 बार सवाल बने हैं पिछले 8 वर्षों में, मैं एक फुल मार्कर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ठीक है, 38 मार्क्स के क्वेश्चन 2 बार आए हैं आउट ऑफ 8। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडरेटली रिपीटेड टॉपिक है वो नेहरूज व्यू, कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म पे इनका क्या व्यू था। 2 बार इस पे प्रश्न बने हैं, तो आप ये तैयार रखिएगा। मे भी एक शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे नेहरूज कम्युनलिज्म या नेहरू सेक्युलरिज्म, तो उसके लिए ऊपर भी आंसर आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव तैयार करेगा कि मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक फ्रंट में क्या उनका रोल था, क्या योगदान था, क्या किस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया इंडियन डेवलपमेंट को, या उनका विजन क्या था इंडिया को लेकर के। तो थोड़ा इस तरह से भी देख लीजिएगा। ठीक है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी इनके टाइम की, उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कंपैरेटिव पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक 38 मार्कर तैयार कर लीजिएगा इसके ऊपर भी। रविन्द्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट पर्सनालिटी। तो आउट ऑफ द पर्सनालिटीज दैट आई टॉक्ड, के पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गांधी जी से, फिर नेहरू जी एंड टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये लोग रिपीटेड में से बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके ऊपर बड़े वाला आंसर आपको लॉन्ग आंसर बना के रखना है। पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए। एक पर्सनालिटी है तो ठीक है, उनके मेजर मूवमेंट्स अगर हिस्टोरिकल है तो, और अगर हिस्टोरिकल नहीं है, मान लीजिए नेहरू जी का हिस्टोरिकल ऑफ कोर्स, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इनका रोल है, तो आपको इनके टाइम की जो भी पॉलिसीज़ रही होंगी जिसमें इनका बड़ा योगदान रहा हो वो, ठीक है, और अगर कोई लूप होल्स दिखते हैं तो वो, अगर कोई ऐसा मेजर इवेंट हुआ है उनके लाइफ में जिसने पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी हो, या कुछ ऐसा योगदान था उनका सोसाइटी के अंदर जिसने कोई नया एक प्रेसिडेंट सेट किया हो, तो उसके ऊपर आपका एक शॉर्ट नोट जैसा तैयार होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। अब टैगोर का जिस तरह से आप सोशल रोल देखते हैं, तो इनके ऊपर जो आंसर बनाने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। गांधी से बिल्कुल डिफरेंट आपका टैगोर के ऊपर आंसर फॉर्म होगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इनके रोल्स बहुत डिफरेंट हैं। तो आपको दोनों की पर्सनालिटीज़ को ध्यान में रखकर इनके ऊपर आंसर्स तैयार करने हैं। ऐसे नहीं कि एक ही पैटर्न हर क्वेश्चन में फॉलो करिएगा तो मज़ा नहीं आएगा एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ते वक्त। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप कोई इंटरनेट
सोर्स का सहारा ले सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो किसी टॉपर का क्वेश्चन पेपर या आंसर कॉपी देख लीजिएगा, माफ़ करिएगा, क्योंकि पास्ट ईयर का काफ़ी सारा आंसर्स अब इवैल्यूएटेड कॉपीज अवेलेबल है टेलीग्राम पे अलग अलग जगह पे। तो आप किसी भी टॉपर की आंसर कॉपी देखिए और देखिए उन्होंने कैसे इन पर्सनालिटीज़ को हैंडल किया हुआ है। उसी फॉर्म पे आप इंटरनेट पे सर्च करके अपने खुद के आंसर बना सकते हैं। आपको किसी और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करने की, किसी भी और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली डू इट ऑन योर ओन बाय जस्ट हैविंग ए लुक एट कोई प्रीवियस ईयर का अच्छा लिखा हुआ आंसर और इंटरनेट, दैट्स इट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मॉडरेटली रिपीटेड टॉपिक है वो केव पेंटिंग। तो ईस्टर्न इंडिया की केव पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन है, एंशिएंट टाइम में कैसे ईस्टर्न इंडिया की केव पेंटिंग्स डेवलप हुई थी। तो मोस्टली यहाँ पे ना वो आपका बराबर केव्स, लोमस ऋषि केव्स, इनकी बात हो रही है। आपका बिहार और उड़ीसा का एरिया मेजरली आएगा, वहाँ पे जो भी केव पेंटिंग्स है आपको मेंशन करनी है। 2 बार क्वेश्चन बना है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सारे ही टॉपिक जो मॉडरेटली रिपीटेड है इनकी रिपीटेशन का संख्या है 2 टाइम्स। मूविंग ऑन टू द लीस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। अब देखिए, जो ये सारे टॉपिक्स हैं ये पिछले 8 वर्षों में सिर्फ एक बार आए हैं। तो हाँ, इनकी इम्पोर्टेंस तो कम है। आप इन सब के ऊपर आंसर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, पर आपको क्या करना है ना कि कोशिश करना है कि एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट तो तैयार कर ही लें। और अगर आप ऐसे कोई एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पहले परीक्षा दी है मेंस की, तो मुझे ये पता है कि आपका मोस्टली ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो बहुत रिपीटेड हैं ये सारे तैयार होंगे। मेजॉरिटी, मान लीजिए 2-3 नहीं हुए, कुछ इस तरह से मेजॉरिटी टॉपिक्स तैयार होंगे। तो बाकी टॉपिक्स इनको आप लर्न करिए, अपने आंसर को थोड़ा निखार लीजिए, एक आध डायग्राम नया ऐड कर लीजिए इधर उधर से देख करके, ताकि आपका एनहांस हो जाए आंसर। बट जो टॉपिक्स ऑलरेडी डन है उनको छोड़ करके अब आपको क्या करना है, लास्ट जो आपके ऑलरेडी डन है उसको रिवाइज करना है, और ये जो लीस्ट रिपीटेड वाले हैं इन पे आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो डायनामिक क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री में, डायनामिक एज इन कि वो एरिया से क्वेश्चन आना जो पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था। फर्स्ट कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये इंडियन काउंसिल एक्ट, ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि आएगा, बट ये आ गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, माफ़ करिए, जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं आपको उन सारे चार्टर एक्ट्स के ऊपर एक नोट बना लेना होगा। ठीक है, काउंसिल एक्ट्स के ऊपर नोट बना लेना होगा। चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जितने भी हैं आपको इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट तो बना ही लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं। तो आप और देख लीजिए कि लीस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में यहाँ पे मैंने किसको किसको क्लासीफाई किया है, बस नाम जानने की ज़रूरत है। और कुछ नहीं तो रीड कर लीजिएगा, किसी भी बुक सोर्स से जाकर के हाईलाइट कर लीजिएगा, 1-2 बार रीड कर लीजिएगा उस टॉपिक को। जैसे ये टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस लेट 19th सेंचुरी। अब ये एक बार ही आया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तर्ज पे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेट 19th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 1850 के बाद से, तो समझ में आ रहा है ना कि सिपाही विद्रोह के बाद से पूछना चाह रहे हैं कि कैसे शक्ल ली है हमारे भारत के नेशनलिज्म ने। तो हमारे जो 57 की क्रांति हुई तो वहाँ पे नेशनलिज्म कैसा था, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, फिर उनके व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस, वो क्या देखते थे, कैसे हमारे देश का नेशनलिज्म आज जो शेप लिया है वो ले पाया। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म का कैसे एवोल्यूशन हुआ है। तो आपको सारे स्टांसेस पता होने चाहिए, किस पैटर्न से चल रहा था ये पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक अच्छा सा आंसर इसमें 38 मार्कर तैयार कर लीजिएगा, मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आने की संभावना है और चांस ये है कि ये एक लॉन्ग मार्कर क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। एक अच्छा टॉपिक है इंडियन नेशनलिज्म। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़े हैं तो एक चैप्टर ही है बढ़िया से इसके ऊपर, तो आप उस चैप्टर को रीड आउट करिए और अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। उसमें से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स या सब हेडिंग्स जो होते हैं ना, उनकी सब हेडिंग्स को आप पॉइंट्स बना सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना शॉर्ट आंसर आप 31 मार्क्स का एक खुद का आंसर बना सकते हैं। ठीक है, ये कोशिश करिएगा खुद से। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के ऊपर और किसान सभा मूवमेंट पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। अगेन ये शॉर्ट नोट्स में आने की बहुत संभावना है, इसके ऊपर आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आप बिहार से हैं, आपको इनके ऊपर तो अच्छे से आंसर आना चाहिए। देन सोशल इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ राम मनोहर लोहिया। जब हम पर्सनालिटीज़ पढ़ रहे थे तो मैंने 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट वाली बता दी थी, गांधी जी, नेहरू जी एंड टैगोर। अब आते हैं सहजानंद सरस्वती और आते हैं हमारे राम मनोहर लोहिया जी। 1 सेकेंड, राम मनोहर लोहिया जी, सहजानंद सरस्वती जी और जयप्रकाश नारायण। तो इन तीनों पर्सनालिटी के ऊपर, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सो टोटल यू हैव मेजरली 7 पर्सनालिटीज़ टू प्रिपेयर, और वो 7 में 3 होंगे ज़्यादा रिपीटेड और 4 हैं थोड़े से कम रिपीटेड।
इनके ऊपर आंसर तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए। इनका अगर लिखने में दिक्कत लग रही है तो आप रीड करके आंसर राइटिंग फॉर्मेट में खुद से आंसर बना लो, ठीक है। एज इन आप समय सजानंद सरस्वती को पढ़ लीजिए, उनकी एक दो सोर्सेस से उनके बारे में पढ़िए और फिर टाइमर लगाइए। 31 मार्क के सवाल को लिखने के लिए आप अपने हिसाब से टाइमर लगा लीजिए, 30 मिनट 22 मिनट जितना आपको चाहिए, ठीक है। और उस टाइमर के हिसाब से आप उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए कि आप कहाँ चूक रहे हैं। अगर चूक रहे हैं तो अच्छा सा आंसर तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप 2 पेजेस में ही सिर्फ पॉइंट्स लिख लीजिए उनके, ताकि आप डिटेल्स जो है वो खुद से एक्सप्लेन कर सको, बट एटलीस्ट पॉइंट्स लिख लीजिए। इन सारे पर्सनालिटीज़ के ऊपर मैं सजेस्ट करूँगी। उसके बाद जो और टॉपिक है थोड़ा सा लीस्ट रिपीटेड वाले में और अच्छा टॉपिक है, वो ये है इम्पैक्ट ऑफ 1881 सेंसस। तो 1881 का जो सेंसस था उसका कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटी पे क्या रोल था, एक बार आया है। चांसेस कम है आने के, बट बहुत डायनामिक टॉपिक सब पूछ रहे हैं। अब देखिए इस तरह से आप हर कुछ तो जा करके तैयार कर नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर हमने गेस कर लिया कि ठीक है ये सारे एक्ट सबको तैयार करने होंगे, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट एक्सेट्रा, बट ये सेंसस जैसे 81 का, ऐसे बहुत से इवेंट्स हुए हैं तो इनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आ जाता है आपके ऊपर, क्वेश्चन थ्रो कर दे जाता है, तो आप हैंडल कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह से। आपकी इच्छा है तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर ज़रूर करिए। लॉन्ग आंसर अगर आ गया तो लिख सकते हैं, शॉर्ट आ गया तो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके तर्ज पर और किस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर हिस्ट्री बहुत वाइड हो जाएगी और अभी आपको इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब भी हैंडल करना ही है, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, मन है तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। देन वी हैव वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, कि वर्किंग क्लास का नेशनल मूवमेंट में क्या रोल था। स्पेक्ट्रम अगर आपके पास है तो उसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर है इसको लेकर के, आप स्पेक्ट्रम से इसको जाकर पढ़ लीजिए और एक अच्छा सा आंसर तैयार कर लीजिएगा वर्किंग क्लास मूवमेंट पे। इस पर एक बड़ा आंसर क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी और आईएनए तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। आईएनए के ऊपर आपको अच्छा सा सवाल बनने की चांसेस हैं। देन यू हैव दलित मूवमेंट ऑफ बिहार, ये भी एक बार आ चुका है। ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर तो हमने अच्छे खासे आंसर तैयार किए, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर कम क्वेश्चंस बने थे। बट नाउ वी कैन सी द चेंजिंग ट्रेंड। अब बीपीएससी वो पहले वाली बीपीएससी नहीं रही। स्पेशली 67 के पहले जिस तरह के 67 तक जिस तरह के क्वेश्चन आते थे, उसके बाद 68वीं और 69वीं में तो बहुत ज़्यादा पैटर्न में चेंज आया है। आपको इस बात को ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी। फिर ट्राइबल मूवमेंट में बिरसा मुंडा मूवमेंट एक बार पूछा है 8 सालों में, संथाल जबकि 3 बार पूछ चुके हैं। तो आपको ट्राइबल मूवमेंट ऑल टुगेदर पे एक आंसर तैयार करके रखना ही पड़ेगा कि ठीक है, इंडिया की जितनी भी ट्राइबल मूवमेंट होगी उसमें आप संथाल, बिरसा मुंडा, कोल, हो अपराइजिंग, ये सारे के सारे ओराउन जो भी आपको आता है 4-5 टॉपिक्स के ऊपर आंसर तैयार कर लेंगे। लेकिन बिहार में जो ज़्यादा प्रोमिनेंट मूवमेंट्स है या बिहार की जो ट्राइबल्स की मूवमेंट है, संथाल और बिरसा, ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा ये देखते हैं, देन वी हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट। अभी ऊपर बात कर ली है मैंने, ठीक है, कि 19th सेंचुरी में जो भी ट्राइबल प्रोटेस्ट हुआ था, 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर के, तब आप 1820 से शुरू कर सकते हैं और ये आपका पूरा 1900 तक जाएगा, ठीक है। 1900 यहाँ पे आपका बिरसा मुंडा हो गया, 1800 से आप शुरू करेंगे। इट इज़ लाइक 1820 वाला, 1832 कोल अपराइजिंग, ठीक है। ये हो अपराइजिंग था 1820 का, इसको एक्सप्लेन करिएगा। फिर 32 में आया था कोल अपराइजिंग, इसको एक्सप्लेन करिएगा। 1855 में आप संथाल वाली क्रांति को देख सकते हैं, ठीक है, उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड देन 1899 और 1900 के टाइम पे बिरसा मुंडा। और तो 4-5 ट्राइबल प्रोटेस्ट्स को मेंशन करते करते एक बढ़िया सा 5 मार्क फुल मार्कर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। 38 मार्क का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर तैयार हो सकता है और शॉर्ट आंसर आएगा तो सिंपल आपको हर के ऊपर 2-2 लाइन लिखते हुए चलते जाना है, ज़्यादा कुछ बड़ा करना है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए सारे ट्राइबल अपराइजिंग के नाम के अलावा आपको मेजरली समझना है इनके कॉजेज क्या थे। ज़्यादातर ट्राइबल स्किन प्रॉब्लम से ग्रस्त थे, ठीक है। उनको उनके लैंड से एलियनेट कर देना, दिकूज या बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इनसे प्रॉब्लम्स थी उनको, मेन स्ट्रीम में आने से प्रॉब्लम थी उनको। तो आपको इन चीज़ों को समझना है और वैसे ही कॉजेज वाला, इम्पैक्ट वाला, मेथड वाला फ्रंट थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलना अपने आंसर में, ठीक है। ट्राइबल प्रोटेस्ट के कारण क्या थे और वो क्या तरीका अपनाए थे। फिर आर्ट में आपका मौर्यन और पटना कला मैंने बताया 3-3 बार चुका, लेकिन पाल आर्ट जो सिर्फ एक बार आया है। तो आंसर तैयार रखिएगा, हो सकता है आ जाए क्योंकि पहले कम आया है ये, ठीक है। पाल आर्ट और आर्किटेक्चर और उसका बुद्धिज्म के साथ क्या संबंध था, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। देन वी सी दिस डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, ये भी एक बार। ऊपर हमने केव पेंटिंग्स देख लिया एंशिएंट इंडिया का, ये देखिए केव पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। अब क्या है, टेम्पल्स, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थन इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इन दोनों पे आंसर तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर कर लीजिएगा, अगर शॉर्ट नोट आ गया तो भी हैंडल कर सकेंगे। फिर आता है बिहार एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिटी इन एंशिएंट टाइम। ये भी एक ही बार पूछा गया है अभी तक, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन में एक अच्छा सा 38 मार्कर तैयार करना बहुत समझदारी का स्टेप होगा, क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है, सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उदंतपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन करने का मौका मिल रहा है, बिहार के उन नगीनों के बारे में मेंशन करने का मौका मिल रहा है जिसको देखकर आप प्राउड फील करते, सुनकर आप प्राउड फील करते। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिसर्च अबाउट इट, रीड अबाउट इट, मेंशन अबाउट इट। इसको पढ़ने से ना आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप जिस भी जगह पे रहते हैं उस जगह की जो खासियत होती है, हमारी हिस्ट्री के लिए बिहार जाना जाता है, ठीक है, कैसे हम एजुकेशन फील्ड में पायनियर करते थे एंशिएंट टाइम्स में, तो उस फ्रंट को प्रिपेयर कर सकते हैं आप, अभी रीड कर सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल एंशिएंट टाइम्स और लर्निंग, हमारे स्पिरिचुअल एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, हमारे लर्निंग हिस्ट्री के बारे में, बिहार में कितने अच्छे लर्निंग सेंटर्स थे। तो अभी से अच्छे से रीड करके एक अच्छा सा आंसर तैयार करिए, और आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस क्वेश्चन को तैयार करने का। मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनल बेसिस पे आप इसको तैयार करिएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा रीड करके इन टॉपिक्स को। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 और ये 57 की क्रांति के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और 57 की क्रांति के बाद आया था ये वाला, ठीक है। तो जब से क्वीन ने क्राउन अज्यूम कर लिया, थ्रोन अज्यूम कर लिया, वो वाला, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप तैयार नहीं कर सकते तो जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड होगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा जा करके। एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें ऐड की थी इन सारे एक्ट्स में, वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने तैयारी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। मैंने सिर्फ सुविधा के लिए थीम बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया है उन्हीं टॉपिक्स का जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नया नहीं, यहाँ पे घबराने की बात नहीं, वीडियो और लंबी नहीं होने वाली। आप सिंपली इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने बताया कि कैसे कैसे थीम्स में बटा हुआ है जो पेपर है पूरा का पूरा। आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ 20 के अराउंड होंगे, हाँ 19 टॉपिक्स है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। तो जब आप पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते वक्त के, अच्छा ये वाला टॉपिक कहाँ से लूँ, ये वाला टॉपिक्स कहाँ से पढ़ूँ, वो उसका कंटेंट कहाँ मिलेगा। तो इस हड़बड़ी में आप ना पढ़ो, इसलिए मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है कि जो टॉपिक्स हमने ऊपर मोस्ट रिपीटेड या लीस्ट रिपीटेड में डाले हुए हैं उनमें से कितने टॉपिक यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो आपको पता है कि कौन सी वाली किताब से इसको पढ़ना है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पढ़ना है तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ना है, आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह हो गया आपका, ठीक है, कहाँ गया 57 की क्रांति हो गई, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, किसान सभा मूवमेंट हो गया, सजानंद सरस्वती हो गए, लोहिया जी हो गए, जेपी जी हो गए, गांधी जी हो गए। ये सारे टॉपिक्स आपको इंडियन नेशनल फ्रीडम के टॉपिक्स हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यहाँ पे ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हो गए। उसके अलावा जो भी पर्सनालिटीज़ वगैरह वो भी इस पर मैंशन है यहीं पर ही। उसके अलावा जो और क्लासिफिकेशन है कि दूसरा कौन सा कैटेगरी है, तो वो है ट्राइबल मूवमेंट का, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट संथाल से क्वेश्चन बनता है, बिरसा से क्वेश्चन बनता है, और फिर ट्राइबल प्रोटेस्ट का ओवरऑल क्या कैरेक्टरिस्टिक था। बस ये 3 फ्रेंड्स हैं। तो अब जब एक बार बैठोगे एक थीम को लेकर के, ये थीम हो गया, आप ट्राइबल थीम लेके बैठे, आपको इन तीनों को खत्म करना है एंड देन यू आर डन विद द ट्राइबल थिंग। आप इसको कह सकते हैं कि मैंने ट्राइबल फिनिश कर लिया, समझ रहे हैं। फिर अब जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बैठेंगे करने के लिए तो ये 18-19 टॉपिक्स कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चलो मैंने PYQs बेस्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नोट सारे बना लिए। तो आप इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह से तैयार कर सकते हैं थीम बेस्ड। देन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्ट से क्या क्या पूछ रहे हैं ये लोग पूछ रहे हैं, ये देखिए मॉडर्न हो गया, मॉडर्न आर्ट हो गया, डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद अगेन मॉडर्न आर्ट का ही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं, पहले बुद्धिज्म से रिलेट करके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन पाल आर्ट हो गया, केव पेंटिंग हो गई, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर टेम्पल्स का डेवलपमेंट, बिहार के लर्निंग और स्पिरिचुअल सेंटर्स एंशिएंट टाइम पे, एंड देन पटना कला। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा बैठेंगे पढ़ने तो एक बार बैठते ही मौर्यन, पटना, पाला इतना फिनिश करो, टेम्पल आर्किटेक्चर। उसके बाद यू हैव टू गो टू केव पेंटिंग वाला थिंग, एंड देन थोड़ा सा बिहार की लर्निंग स्पिरिचुअलिटी भी है। 7 टॉपिक्स पे तैयार किया आंसर, यू आर डन। तो थीम बेस्ड तैयारी करेंगे ना, बहुत सही रहेगा। मैंने इसलिए क्लासिफाई कर दिया है ताकि आप घबरा जाते हैं, हाँ मैं अक्सर घबरा जाती थी अपने समय में, लोग घबरा जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम घबराएं नहीं, हम अपनी
पढ़ाई को क्लासिफाई करें थीम्स के बेसिस पे, तो बहुत आसान रहता है आंसर लिख पाना। एक टॉपिक को ख़त्म करके इसे आप एक अच्छा सा रिलीफ फील करेंगे कि चलो मैंने ये वाला एरिया कंप्लीट कर लिया अपने तरफ से। उसको मल्टीपल टाइम बस रटिए, रिवाइज करिए और फिर खुद टाइमर लगा के आंसर लिखिए। आप एक क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करेंगे, उसके अंदर के जो सवाल आने वाले उनको कैसे हैंडल करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन और फिर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो 5 शॉर्ट नोट्स रहेगा, एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे हैं, और 2 बड़ा क्वेश्चन रहेगा, एक शॉर्ट नोट्स रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन। तो आपको खुद अपनी टाइमिंग की स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपको वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे मैम, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगी। जो पेपर 1 है उसको कैसे हैंडल करना है, पेपर 2 है उसको कैसे हैंडल करना है, और ऐसे को कैसे हैंडल करना है, मैं इन सबके लिए आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना करके दूंगी इसके ऊपर कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। देन वी गो टू द लीगल एंड एजुकेशनल हिस्ट्री। ये देखिए एक टॉपिक, माफ़ करिए, एक टॉपिक और रह गया कि इसमें लीगल और एजुकेशनल हिस्ट्री, इसमें आपको इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ब्रिटिश रूल। इसके साथ आप दूसरे और एक्ट्स कर लेंगे। चार्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने पहले भी बताए हुए हैं, तो आपको वो सारे एक्ट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं। दैट्स इट। आफ्टर यू आर डन विद दिस यू आर सॉर्टेड। कोई टेंशन की बात नहीं, आपका सारा का सारा थीम बेस्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपका सारा टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं था कहने के लिए। सो आई जस्ट होप you are preparing well for the mains, and in case of any other support that you need in this with regard to history thing, you can comment down below। और इसी तरह मैं दूसरे सेक्शंस के लिए भी वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है, IR का सेक्शन होता है, सेक्शन 2, वैसे GS पेपर 2 के तीनों सेक्शंस के लिए भी रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स की वीडियो आती रहेगी, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। खुद ब खुद अपनी किताबें उठाइए, पास्ट क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, अपने आंसर्स खुद से लिखिए। आप खुद से टेस्ट दे सकते हैं, आपको किसी सपोर्ट की, किसी मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप ये अपने आप कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है BPSC मेंस में अपना अच्छा स्कोर ला पाना। वी आर देयर टू हेल्प यू। यू कैन कमेंट डाउन बिलो in case of any help that you need, and for this video that's it, and wish you all the best for the exam. धन्यवाद।